जो पिछले वाले ई लेक्चर में हमने महादेव गोविंद रानडे के बारे में बात की थी। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं संक्षेप में उनके जीवन परिचय के दे देता हूँ। हम जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ था। गोपाल मराठों के राष्ट्रीय इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंध थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हुई थी। यद्यपि उनकी माता ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तथापि रामायण में महाभारत का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उनके इस अध्ययन का स्पष्ट प्रभाव गोखले के संस्कारों पर पड़ा। गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1895 में गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी ने गोखले को अपनी राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। 1905 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1905 में ही एक अति महत्वपूर्ण संस्था भारत सेवक संघ समाज की स्थापना की, जो आज भी जीवित है। 1897 में गोखले वेल्बी आयोग के समक्ष दक्कन सभा के प्रतिनिधि के रूप में भारत में सार्वजनिक व्यय पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड गए। एक भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक विचारक के रूप में यहीं से उन्हें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। गोखले के आर्थिक विचारों को हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे उनका सबसे पहला विचार था निर्धनता पर। भारत की निर्धनता को अति निकटता के साथ देखा। उन्होंने निर्धनता की समस्या पर प्रायोगिक विचार प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये या 30 रुपये। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या घट रही है। उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह इसकी जड़ें उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही है। 1902 के अपने प्रसिद्ध बजट भाषण में गोखले ने भारत की निर्धनता को केंद्र बिंदु बनाया तथा स्पष्ट किया कि भारत के जन समुदाय की भौतिक स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है तथा यह दृष्टिगोचर है कि यह स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत सबसे अधिक दुखद स्थिति है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत से प्रायोगिक चर अपने अध्ययन में लिए जिन पर भारत का आर्थिक विकास निर्भर करता है। उन्होंने इन चरों के आधार पर भारत की निर्धनता का विश्लेषण किया। ये आर्थिक प्रायोगिक चर भारत के आर्थिक विकास के निर्धारक हैं। ये चर इस प्रकार से भारत की जनसंख्या, पृथ्वी की नमक का उपभोग, कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति, व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, गैर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, वस्तुओं के आयात व निर्यात की मात्रा। उपयुक्त आर्थिक चरों के आधार पर गोखले ने देश के आर्थिक विकास की दिशा ज्ञात की तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत की दरिद्रता निरंतर गहरी व घोर और अधिक गहरी होती जा रही है। दूसरा बिंदु है आर्थिक निकासी। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक थे। निकासी संबंधी उनके विचार नेहरू जी की भांति उग्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि निकासी इसलिए संभव हो रही है कि भारत आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ब्रिटेन का उपनिवेश। उन्होंने निकासी का ऐतिहासिक विवेचन कर यह स्पष्ट किया कि मुगल काल में निकासी का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि वे भारत में ही स्थायी रूप से रहने लग गए थे। निकासी का प्रारंभ हुआ भारत में ब्रिटिश आगमन के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया तथा ताकि ब्रिटिश आयात का मार्ग प्रशस्त हो सके। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार के
शासनकाल की अवधि में भारत के ऊपर मुक्त व्यापार की नीति बलपूर्वक लागू की गई, जबकि ब्रिटेन ने स्वयं के देश में संरक्षण नीति को अपनाया ताकि देश के कृषि व उद्योग निर्विरोध रूप से बलवित होते रहे। गोखले ने अपने उदार दृष्टिकोण के कारण बहुत सी मदों को निकासी में शामिल नहीं किया। उन्होंने उन खर्चों को जो भारत में विकास हेतु किए जा रहे थे निकासी के रूप में शामिल करने पर गहरी आपत्ति की। उनके अनुसार कुछ विकास कार्य जैसे भारत में रेल विकास, कृषि उद्योग, कुछ उद्योग में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आदि पर लगी पूंजी पर ब्याज व लाभांश कदापि निकासी में शामिल नहीं किए जा सकते। गोखले के अनुसार भारत ब्रिटिश सरकार की नीति जहाँ एक और स्वयं के राजनीतिक हितों की पूर्ति करती वहीं दूसरी और भारत का आर्थिक शोषण करती। इस आधार पर गोखले ने दो प्रकार की निकासी बताई, राजनीतिक निकासी और औद्योगिक निकासी। राजनीतिक निकासी में उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु अनावश्यक रूप से किए जा रहे भारत के सैन्य व्यय को शामिल किए। इस निकासी को उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बताया। औद्योगिक निकासी में उन्होंने शामिल किए हमारे निर्माताओं की विदेशी निर्भरता को और उसे माना मात्र 10 करोड़ प्रति वर्ष। गोखले के अनुसार कुल निकासी की मात्रा 30 करोड़ प्रति वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी के ऊपर विचार रखे। गोखले के अनुसार ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति दोहरी, भारत के संदर्भ में जहां वह मुक्त व्यापार की है वहीं ब्रिटेन के संदर्भ में यह संरक्षण नीति। ब्रिटिश शासक अपने स्वयं के उद्योगों के विकास में रुचि रखते थे, न कि भारत के उद्योगों के विकास में। ब्रिटिश शासक भारतीय उद्योगों के विकास हेतु नए संरक्षण की नीति अपनाना चाहते थे, न भारत को प्रभावी आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते थे। भारत के औद्योगिक विकास का एकमात्र तरीका स्वदेशी के अभाव में भारत के औद्योगिक व आर्थिक विकास की कल्पना संभव। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के समय भी गोखले ने स्वदेश पर बल दिया। उन्होंने कहा, भारत में पूंजी का अभाव है, कुशल तकनीक का अभाव है, उद्यम प्रवृत्ति का अभाव है, लेकिन श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वह इसका प्रयोग स्वदेश की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेश के क्षेत्र में स्वयं ने भी प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। पूना और उसके आसपास भारतीय उद्योगों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान। 1907 में लखनऊ में एक सार्वजनिक सभा में स्वदेशी की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा कि स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मात्र एक औद्योगिक आंदोलन नहीं है, अपितु यह राष्ट्र के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मातृभूमि के प्रति एक गहरा उमंग भरा उत्साह से परिपूर्ण प्यार है। यह प्यार किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रकट नहीं होता, वरन सभी क्षेत्रों में प्रकट होता है। यह संपूर्ण मानव पर आक्रमण करता है और तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि यह उसे संपूर्ण मानव में परिवर्तित न कर दे। गोखले एक उदारवादी विचारक थे, अतः उन्होंने स्वदेशी के दूसरे पक्ष बहिष्कार का विरोध किया। इस बहिष्कार के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व सरकारी सेवाओं का बहिष्कार दोनों ही सम्मिलित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया कि स्वदेशी का आशय अपने देश में वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है, न कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक वित्त की बात की। गोखले ने भारत की तत्कालीन वित्तीय स्थिति पर गहन अध्ययन किया। यह अध्ययन उन्होंने बेलवी आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी किया। उन्होंने सार्वजनिक वित्त के सभी क्षेत्रों पर अपना मत व्यक्त किया, जैसे सार्वजनिक व्यय। सरकार भारी मात्रा में देशवासियों से कर वसूल करती है, यह शोषण नहीं है। शोषण तो यह है कि सरकार प्राप्त आय का उपयोग देशवासियों के लिए नहीं करती। यह अपने आप में एक विरोधाभासपूर्ण उदाहरण है कि सरकार कर किसी देश के नागरिकों से वसूल करती है, वह उस कर का उपयोग दूसरे देश के नागरिकों के कल्याण के लिए किया। यही स्थिति भारत के संदर्भ में थी कि ब्रिटिश सरकार भारत के नागरिकों से कर वसूल करती थी और उसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के हित में करती थी। गोखले ने सार्वजनिक व्यय पद्धति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए, जैसे व्यय की भावना के स्थान पर मितव्ययता की भावना, सैन्य व्यय में प्रभावी कमी की जाए, सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक रोजगार मिले,
स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था, ये उनके सार्वजनिक व्यय से संबंधित कुछ विचार थे। इसके साथ उन्होंने करारोपण के बारे में बात की। ब्रिटिश काल में करारोपण करदाताओं के कल्याण के लिए न होकर भी निकासी हेतु था। भारत में प्रति व्यक्ति कर भार संसार में सर्वाधिक था। भारत दिन प्रतिदिन निर्धनता को प्राप्त हो रहा था तथा दूसरी ओर कर की दरें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। कर की दरों ही अधिक नहीं बल्कि कर प्रणाली प्रतिगामी थी, जो कि भारत की निर्धनता वृद्धि में और सहायक हो रही थी। भारत जैसे निर्धन देश में नमक पर कर की दर बहुत ऊंची थी। केरोसिन जैसी घरेलू उपयोग की वस्तु पर 45% तक कर था। अफीम जैसी वस्तु भी सार्वजनिक आय का स्रोत थी, जिसके उत्पादन को चीन के नैतिक पतन हेतु प्रोत्साहित किया गया था। भारत के पतन में भी कारण बन रही थी। गोखले ने इस पर प्रतिबंध की बात की। गोखले के करारोपण के संदर्भ में दोहरे सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, कर की दरों में कमी व दूसरा, कर आय का उत्पादन कार्यों में उपयोग। इसके बाद उन्होंने बात की बजट अतिरिक्त सरप्लस बजट की। गोपाल कृष्ण गोखले प्रारंभ से लेकर अंत तक अपने प्रत्येक बजट भाषण में यही जोर देते रहे कि बजट आर्थिक निकासी का एक माध्यम है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत सरकार प्रस्तुत बजट अतिरिक्त के होते थे। इन अतिरिक्त बजट के माध्यम से ब्रिटिश समीक्षक यह समझाते थे कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधर रही, लेकिन यह मात्र भ्रम ही था। वस्तुतः यह अतिरिक्त बजट दोहरे शोषण का प्रतीक था। यह बचत अतिरिक्त भारत की समृद्धि के कारण उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह उत्पन्न हुए रुपए के अधिमूल्यन द्वारा। 1 रुपये का मूल्य बढ़ा दिया जाता था, जिससे रुपए के संदर्भ में व्यय में स्वतः कमी हो गई तथा कर वृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक आय का स्तर और बढ़ गया। यह अतिरिक्त बजट गलत था, क्योंकि जब भारत दुर्भिक्ष व अकाल आदि की भीषण तरह से गुजर रहा था, तब उसके ऊपर कर भार और बढ़ गया। यह वित्तीय संतुलन स्वैच्छिक रूप से उत्पन्न किया गया, क्योंकि यह रुपए की 1894 के विनिमय मूल्य पर आधारित था, जो कि न्यूनतम था। इसके बाद उन्होंने बात की संघीय वित्त की और औद्योगिक विकास की। गोखले ने भारत के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने पूंजी कुशल श्रम व उद्यमिता की औद्योगिकरण हेतु आवश्यक कारक माना। इनका भारत में अभाव स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने देश में ही उपलब्ध संसाधनों को औद्योगिकरण हेतु उपयोग में लाए जाने पर बल दिया। वे जापान के औद्योगिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास में एक और उत्तरदायी कारक तीव्र राष्ट्रीयता की भावना बताया, जिसे हम अंगीकार करना होगा। गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु मुक्त व्यापारिक नीति ने अपनाकर संरक्षण की नीति पर बल दिया। उनके अनुसार हमें ऐसी संरक्षण नीति अपनानी चाहिए जो हमारे औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। गोखले संरक्षण नीति के दूसरे पक्ष से भी सतर्क थे। उन्होंने कहा कि संरक्षण नीति अपनाते समय हमें उसके दुरुपयोग के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया, जिसका हम पूर्व में भारतीय रेलवे की बात की। गोपाल कृष्ण ने भारत के रेलवे विस्तार को जहां एक और उपयोगी बताया, वहीं दूसरे ओर उन्होंने इसका आर्थिक शोषण का माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा कि रेल के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ, अकालग्रस्त क्षेत्रों में अन्न पहुंचाने में भी रेलवे उपयोगी हुई। कुछ उद्योग, विशेष बागान उद्योगों को रेलवे से संबद्धता अधिक मिली, लेकिन उससे भी अधिकांश लाभ विदेशियों ने ही ढका लिए। यह विदेशी शोषण का दूसरा रूप है। यह सत्य है कि रेलवे ने भारत को आधारभूत ढांचा प्रदान किया, लेकिन यह निर्माण कार्य वस्तुतः ब्रिटिश व्यापारी वर्ग और अधनिक समुदाय के हितों के लिए था तथा हमारे संसाधनों के और अधिक शोषण के लिए था। गोखले ने स्पष्ट किया, भारत विकट गरीबी से त्रस्त है। गरीब जनता पर पहले ही कर भार अधिक है और रेलवे विस्तार से अधिक आर्थिक दबाव और बढ़ रहा है, जो कि असहनीय है। गोखले ने कहा कि रेलवे का निर्माण कभी भी अनुचित नहीं होता, लेकिन हमारे समक्ष रेलवे निर्माण को सीमित करने हेतु दोहरे कारण हैं। प्रथम, साधनों का
अत्यधिक अभाव द्वितीय रेल निर्माण का वास्तविक उद्देश्य क्या देश की वास्तविक प्रगति है? वस्तुतः भारत में रेल निर्माण का मूल उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, इसलिए ये हमारे अनुकूल नहीं थे। इसके बाद उन्होंने विदेशी विनिमय पर अपने बात रखी। गोखले ने भारत की विदेशी विनिमय दर की समीक्षा की। संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अर्थात विदेशी विनिमय दर सर्वदा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ जुड़ी रही। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता था। यह दर न तो रुपये के आंतरिक मूल्य पर निर्भर थी और न ही रुपये की विदेशी मुद्रा बाजार की मांग की पूर्ति के बाद थी। ब्रिटिश पाउंड व भारतीय रुपये की मध्य विनिमय दर इस प्रकार निर्धारित की जाती थी कि भारतीय धन संपदा का अधिकाधिक शोषण किया जा सके व ब्रिटिश हितों को पूर्ति की जा सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय रुपये की स्थिति उस समय अनुकूल नहीं थी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने विदेशी व्यापार के ऊपर अपनी बात रखी। गोखले ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा मुक्त व्यापार नीति का प्रबल विरोध किया। वे मुक्त व्यापार के लाभों के अनुभवी नहीं थे, लेकिन भारत की विशेष परिस्थिति के संदर्भ में उन्होंने इसे उपयुक्त नहीं समझा। कहने का तात्पर्य है गोखले विदेशी व्यापार में स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर नहीं थे, वे संरक्षणवादी थे। गोखले ने बताया कि संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। उन्होंने भारत के वार्षिक आयात 100 करोड़ रुपए बताते वह निर्यात 150 करोड़ बताए। इस अंतर को भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से महान हानिप्रद बताया। इसके बाद उन्होंने भारतीय श्रम की बात की। बाल श्रम, अनुबंधित श्रम और उसके बाद उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बताई। गोपाल कृष्ण गोखले ने आर्थिक विकास को व्यापक रूप से सोचा व समझा। उन्होंने आर्थिक विकास को आर्थिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में देखा। उन्होंने भारत में इसकी प्राप्ति हेतु जो सुझाव समय समय पर दिए उन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत बता सकते हैं। भारत के सैन्य व्यय में व्यापक कटौती की जाए तथा विशिष्ट भाग को जन कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाए। सार्वजनिक आय में विशेष रूप से लगान के रूप में प्राप्त आय में कमी की जाए, क्योंकि गरीब किसान इस अत्यधिक भार को वहन करने में असक्षम है। किसानों को भारी ऋण भार से मुक्ति दिलाई जाए। एक ओर तो किसानों में मितव्ययता की आदत का प्रसार किया जाए व दूसरी ओर उचित ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराए हेतु सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए। सिंचाई की सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाए तथा वैज्ञानिक खेती पर बल दिया जाए। तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कुछ भारतीय का चयन कर उन्हें विदेश में भेजा जा सकता है। देश में प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत आधार प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में अज्ञानता दूर नहीं किया जाता। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का भी विस्तार किया जाए। इसके लिए जहाँ एक और स्वच्छ जल पीने के लिए आवश्यक है तो दूसरी ओर पानी का उचित निकास और सफाई। संघीय प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय स्रोत हो ताकि उचित भागीदारी के रूप में वे जन कल्याण कार्यक्रम में भाग लें। अनुबंधित श्रम प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए, जहां भारतीय श्रमों की स्थिति दासों से भी बुरी होती। गोखले ने उक्त सुझावों का क्रियान्वयन होने के पश्चात भारत के सुखद भविष्य की संकल्पना की थी। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि गोखले उदारवादी विचार थे। प्रारंभ से ही ब्रिटिश शासन की न्याय प्रथा व प्रशासन व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन वो साथ ही अपने इन विचारों पर भी अड़े थे। थैंक यू।